अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू पावर शो। मैं हूँ लीना शिगरी। आज हम डिस्कशन में बात करेंगे ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का 38th जो उसकी मीटिंग हुई और उसके बाद जो एलामिया जारी हुआ उसके हवाले से बड़ी कुछ चहमगोइयाँ हो रही हैं। एक तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारा मौक़िफ़ को जो है एंडोर्स कर दिया। जो 37th नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था उसमें जो जो बातें की गई थी और जो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस की बात की गई थी वो 38 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बहरहाल उसको एंडोर्स कर दिया, रीअफर्म कर दिया आफ्टर एग्जामिनिंग द कंटेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन और डिसीजंस जो लास्ट एनएससी मीटिंग के थे। लेकिन साथ साथ ये भी कंक्लूड किया कि कोई फॉरेन कंस्पिरेसी के एविडेंस नहीं मौसूल हुए। ऐसे वक्त में जब इमरान खान साहब ने ऑलरेडी एक इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है, अपने पार्टी लीडरान को उन्होंने हिदायत जारी कर दी है कि मोहल्ले की सतह पर जो है वो पार्टी को रीऑर्गेनाइज और मास मोबिलाइजेशन पर फोकस किया जाएगा, इस्लामाबाद की जानिब बढ़ा जाएगा। ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी मुरतब की जा रही है? और अगेन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जिसके हवाले से इमरान खान साहब कह चुके हैं ये जलसे में कि उनकी दिल में ये जो है ज़िंदगी भर ये बात रहेगी कि अदालतें रात 12 बजे जो है वो खोली गई। तो उससे इदारों से जो है वो क्या उम्मीद रखते हैं फैसले की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं जो कि बड़ा अहम ओहदा है, असद उमर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम असद उमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा साहब, पहला सवाल तो इसी जो 38 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग के बाद जो एलामिया जारी हुआ, सब मान रहे हैं कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस थी, मदाखलत हुई, लेकिन साजिश कोई नहीं मान रहा। तो फिर ये साबित कैसे होगा सर कि साजिश हुई थी? एक तो इसका तरीक़ेकार जो है सबसे अच्छा वो इमरान खान साहब दे चुके हैं। एक जुडिशल कमीशन बनाई जहाँ पे पब्लिक हेयरिंग, बंद कमरे के अंदर नहीं, पब्लिक हियरिंग, वो सारा पाकिस्तान को पता चले साइफर के अंदर क्या लिखा हुआ था, कैसे वो चीजें जो है उसके बाद हमने जमीन पर होते हुए देखी। तो बेहतरीन तरीका तो वो है। लेकिन जहां तक साइफर का ताल्लुक है, उस साइफर के अंदर वो बैरूनी मुदाखलत का तो जैसे आपने भी जिक्र किया, और उसने नई कौमी सलामती मीटिंग जिसको शहबाज शरीफ चेयर कर रहे थे, उस मीटिंग ने री एंडोर्स कर कहा कि रीअफर्म कर दिया कि बिल्कुल जो पहले फैसले हमने किए थे वो दुरुस्त थे, और उन फैसलों में से एक ये था कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस नजर आती है, यानी बिल्कुल वाजे पाकिस्तान के अंदर बैरूनी मुदाखलत नजर आती है। साजिश जो है, हम क्यों कहते हैं कि उसके अंदर साजिश भी हमें नजर आ रही है, उसकी वजह मैं पहले भी बोल चुका हूं, दोबारा बयान कर देता हूं कि अगर सिर्फ ये लिखा होता कि इमरान खान अगर रहेंगे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी, जो उसमें कहा गया है, तो ये तो एक हद तक बात थी। लेकिन उससे आगे वो जाकर ये कहते हैं कि और अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई, इमरान खान नहीं रहे, तो सब माफ कर दिया जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि उसूलन उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि अगर इमरान खान नहीं रहेंगे तो जब नई हुकूमत आएगी फिर हम उसकी पॉलिसियां देखेंगे, और उसकी पॉलिसियां देखने के बाद हम ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हमने किस तरीके के ताल्लुक रखना है। उनको पहले से क्या पता था? उनको ये कैसे पता चला कि क्या पॉलिसी होगी? जाहिर है कोई बातचीत हुई, कोई आपस में कम्युनिकेशन हुई, कोई गुफ्तो शुनीद बुनियाद पे इस नतीजे पे पहुंचे। आपने ये भी कहा कि उनको ये भी पता था कि मुझे रिप्लेस कौन करेगा। भाई तो उनको बिल्कुल वाजे है कौन रिप्लेस करेगा। उनको ये वाजे है कि वो रिप्लेस करने के बाद कौन सी क्या पॉलिसियां अपनाएगा, और उसकी बुनियाद पे अमेरिका अपनी खारजा पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में कैसे तब्दील कर देगा, ये सब पहले। अब मुझे ये सारी चीजें पता हो बगैर किसी बातचीत के, बगैर किसी कम्युनिकेशन के, ये कोई मंतक मानती नहीं है इस बात को। राइट सर, बट सर सब एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि जी मदाखलत तो थी। वही वाली बात आ जाती है कि साजिश को लेकर अब जब ओपन हेयरिंग का मुतालबा किया जा रहा है आपके जमात के चेयरमैन की जानिब से, आपकी जमात की जानिब से, ओपन हेयरिंग के हवाले से तो कहा जा रहा है, लीगल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि जी पिटिशन आपकी जानिब से फाइल की जा सकती है, लेकिन कमीशन बनाने का जो है वो इख्तियार हुकूमत के पास है, हुकूमत कमीशन बना सकती है। आप क्या पिटिशन फाइल करने की तरफ आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, हमने तो ये पब्लिकली शेयर भी कर दिया था, और आपको पता है कि काबीना ने ये फैसला भी किया था कमीशन बनाने का, लेकिन वो बिल्कुल आखिरी दिन थे, तो जाहिर है उसके बाद कमीशन वो बन ना सका हमारे टाइम के होते हुए। लेकिन ये पिटिशन, ये जो साइफर है, ये स्पीकर के ऑफिस के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी जा चुका है। हमें पता है कि चीफ जस्टिस जो है वो मुल्क के हालात के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं,
इसीलिए वो इतवार के दिन सो मोटो एक्शन करके अदालत भी खोल लेते हैं। तो इतनी बड़ी चीज जब उनके सामने आएगी तो यकीनन उनको भी एक बतौर पाकिस्तानी तजस्सुस तो होना चाहिए कि ये इतना बड़ी चीज अगर हो रही है मुल्क के अंदर, कौमी सलामती कमेटी कह रही है कि वाजे बैरूनी मुदाखलत नजर आ रही है, तो क्या इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? सर एहसन इकबाल साहब भी गुज़िश्ता रोज़ कुछ प्रोग्राम्स में कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और बिलखुसूस इमरान खान साहब की जानिब से NSC की मीटिंग की मिनट्स को ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है टू योर ओन बेनिफिट, आपके अपने मफाद के लिए। जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्टेटमेंट भी जो सामने आई उसमें भी एम्बेसडर असद मजीद साहब के रिमार्क्स के हवाले से बड़ी, क्योंकि सवालात जो है वो उठ रहे थे कि उन्होंने ब्रीफ क्या किया, तो उस हवाले से भी आया कि जी उनकी जो ब्रीफिंग और असेसमेंट थी at the meeting of the NSC, that was accurately reflected in the statement issued by NSC, जो अभी 38th NSC हुई है। देखिए, पहली बात तो ये कि उसकी मिनट्स जो हैं वो जाहिर है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, और वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के वो तो नहीं बाहर शेयर किए जा सकते। लेकिन एलामिया तो सारी कौम के सामने रखा गया ना। जो कौमी सलामती कमेटी इस नतीजे पे पहुंची कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस नजर आ रही है, वाजे बैरूनी मुदाखलत नजर आ रही है, ये तो अवाम के सामने रखा गया। और जैसे मैंने कहा कि अगली मीटिंग में जिसको शहबाज शरीफ खुद चेयर कर रहे थे, उस शहबाज शरीफ की चेयर की हुई कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग ये कहती है कि वाजे मुदाखलत नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने रीअफर्म किया जो पहले के सारे फैसले थे, तमाम के तमाम फैसले। और अगर कोई हमने मैनिपुलेशन करने की कोशिश की होती तो फैसले बदल नहीं जाने चाहिए थे। क्या ये नहीं कहना चाहिए था इस कौमी सलामती कमेटी के कम्युनिके के अंदर के पहली जो मीटिंग हुई उसमें तो कुछ और ही हुआ था, और गलत मिनट्स रिकॉर्ड में। बट अगेन सर मैं अपने इस बात को फिर दोहराना चाहूंगी कि फॉरेन कंस्पिरेसी की जो बात की जा रही है आपकी जमात की जानिब से, उसके हवाले से तो प्रीमियर एजेंसीज के सरबराहान जो है वो कह रहे हैं कि, और एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि उन्होंने तस्दीक की है कि भाई कोई एविडेंस नहीं मिले कंस्पिरेसी के। अच्छा, ये एविडेंस उनको मिला या नहीं मिला, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि हम ये कहें कि घर के अंदर एक बाहर से कोई चोर या डाकू तो आता हुआ नजर आया था, ये तो सब मानते हैं कि नजर आया था। उसके बाद जमीन पर गिरी हुई लाश भी सबको नजर आ रही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जी हमें ये नहीं पता कि वो वाकई उसने कत्ल किया या नहीं किया। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारी बात पे ना जाए ना। हम तो नहीं कह रहे कि हमारी बात पे एतबार कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल क्लियर है। कमीशन बनाए और ओपन हियरिंग की तरफ जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अच्छा, कल से असद उमर साहब, कल से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट से शायद NRO मांगा, और किसी रियल स्टेट टाइकून के जरिए जो है, जब उनको लगा कि जी एक वो चाहते थे कि PDM जो है वो वापस ले ले, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो एक मोशन थी, जब उनको वहां से इनकार मिला तो फिर एक रियल स्टेट टाइकून के जरिए जो है आसिफ जरदारी साहब को मैसेज पहुंचाने की, इस किस्म की खबरें जो है वो गर्दिश करी। आप समझते हैं कि कोई इसमें सदाकत है? सफेद झूठ है दोनों खबरें, और लेकिन वो समझ में आ रही है कि ये खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो तकरीबन पूरी कौम जो है ना वो यकजा हो गई है एक मौक़िफ़ पे। उनको नजर आ रहा है बैरूनी मुदाखलत हुई है, उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक बैरूनी मुदाखलत के जरिए गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करके पब्लिक मैंडेट छीन के हुकूमत बदली गई है, और कौम जो है वो खड़ी हो गई है इमरान खान के साथ एक आजाद पाकिस्तान के लिए, खुददार पाकिस्तान के लिए। तो अब ये बेचारे इस किस्म की अफवाहें फैलाएंगे और क्या करेंगे? राइट, कौम जो साथ खड़ी हुई है इमरान खान साहब के साथ, आपकी जमात के साथ, वो नज़र भी आ रहा है। जलसों में एक बहुत बड़ी तादाद है, आपका लास्ट अभी जलसा लाहौर में हुआ, इंप्रेसिव क्राउड, नंबर्स बड़े ज़्यादा नज़र आते हैं। इसको कैसे, एक तो इलेक्शन को इन्फोर्स कैसे करवाया जाएगा, जबकि मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं या शाहिद खकान अब्बासी साहब और हुकूमती दीगर ओहदेदारान कहते हैं कि जी हम तो अपने अगले साल अगस्त तक जो है वो मुद्दत पूरी करेंगे और इलेक्शन जो है अक्टूबर में ही अगले साल नज़र आएंगे। तो कैसे इलेक्शन इन्फोर्स करवाने का प्लान रखा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं जरा जलसे के ऊपर ये बोल दूं कि जो आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं उसमें कोई शक ही नहीं कि जो देख रहा है दंग रह जाता है कि जितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग, चाहे वो इस्लामाबाद था, वो पेशावर था, कराची था, लाहौर था। लेकिन एक खुसूसी तौर पे एक बात जो आम तौर पे घर बैठे हुए लोग जो है उनको शायद उसका इतना इदराक ना हो कि जब बड़े जलसे किए जाते हैं ना तो उसमें हफ्तों की तैयारी होती है, पूरी तंजीम जो है पार्टी की वो उसके अंदर काम करती है, बड़ी तादाद में पैसा खर्च करके ट्रांसपोर्ट दी जाती है लोगों को लाने के लिए। यहाँ सिर्फ इमरान खान चंद दिन पहले कॉल देते हैं और वो कहते हैं मैं
16 तारीख को कराची आ रहा हूं या 21 तारीख को मैं लाहौर आ रहा हूं। और तारीखी जलसे लोग खुद चल के आ रहे हैं। और अगर आप, ये लाहौर में भी होती, कराची में भी ये था, लेकिन लाहौर में खासतौर पे मैं देख रहा था मीलों से लोग जो हैं वो पैदल चल के आ रहे थे। अच्छा, जहां तक इलेक्शन कैसे होगा, देखें, इलेक्शन जो है वो दो दो मुख्तलिफ सूरत हाल में हो सकता है। एक तो आपको पता है कि पंजाब असेंबली के अंदर इन्होंने 197 वोट लिए, जिसमें से 25 वोट जो है वो लोटों के थे, और वो ब्लैक एंड व्हाइट वायलेशन ऑफ 63A आइन के, कॉन्स्टिट्यूशन आइन की शिक्की हो चुकी है। अब कुछ चीजों के लिए तो अदालतें अफवाहों की बुनियाद के ऊपर, सिर्फ महज अफवाह की बुनियाद के ऊपर रात को 12 बजे अदालतें खोल दी जाती हैं। यहां तो असेंबली के रिकॉर्ड में बाय नेम एक एक आदमी के नाम के साथ सारा टीवी दिखा चुका है कि किस तरीके से 25 लोग जो है उन्होंने वफादारियां तब्दील की और 197 वोट पूरे हुए। अगर वो 25 लोग आज डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और हमारा मुतालबा है कि कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिनोटिफाई करना चाहिए, इसमें तो कोई तज्जिए की जरूरत नहीं है। असेंबली का वोटिंग रिकॉर्ड मंगाना है और सामने आपको नाम नजर आ जाएगा कि कौन है लोग जिन्होंने वोट डाला है। आप उनको डिनोटिफाई करें तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? इस कम से कम 186 लोग चाहिए हाउस की मेजोरिटी के लिए पंजाब में। मैं अगर वो 25 निकाल दूं तो 172 बचते हैं, मेजोरिटी खत्म है पंजाब के अंदर, तो पंजाब की असेंबली तो वैसे ही खत्म हो जानी चाहिए। और जब पंजाब की असेंबली खत्म हो जाएगी, ऊपर पूरा पीटीआई के एमएनएज इस्तीफे देके बैठे हुए नेशनल असेंबली के अंदर, ये निजाम कैसे चल सकता है? दूसरी, ये तो एक तो ये सियासी पहलू है और इसका कानूनी पहलू। ऐसी सूरत में असेंबली डिसॉल्व होता देख रहे हैं, क्योंकि फिर मेजोरिटी जिस तरह आपने कहा कि किसी के पास नहीं ना, वो तो बड़ा वाजे है लिखा हुआ कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं तो आपको हाउस की मेजोरिटी चाहिए अपनी हुकूमत आने के लिए। हाउस की मेजोरिटी 186, इनके 172 रह जाते तो वो तो फारिग हो गए ना। और तो ये तो मैंने कहा ये सियासी और कानूनी पहलू है। अब आप देखें कि मुल्क के साथ हो क्या रहा है। और पार्टियां, ये पता नहीं कितनी, मैं तो गिनती भूल गया हूं कितनी पार्टियां जमा हुई हुई हैं, वो सब साथ मिलके हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ काबीना बनाने में 1 हफ्ता गुजर गया। पिछले जिस दिन से तहरीके अदम एतमाद आई, उससे 4 हफ्ते के अंदर अंदर $5 अरब के पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी आ गई, यानी 1/4 ज़र मुबादला पाकिस्तान का 1 महीने के अंदर उड़ गया। जब ऐसी सूरत हाल हो और फैसला साजी की ना जा रही हो, तो इस हुकूमत का बोझ ना ये खुद सियासी पार्टियां बर्दाश्त कर सकती है, ना पाकिस्तान की आवाम बर्दाश्त कर सकती है। ये तो खुद ही गिरेंगे। आप देखिएगा कि इनके अंदर से आपको आवाजें उठती हुई नजर आएंगी। वो कहेंगे कि इलेक्शन की तरफ जाओ, क्योंकि ये तो तबाही है जिस सूरत हाल में इस वक्त बैठे में। ये दर्जन भर जो ये सियासी जमातें हैं, ये इस वक्त इनका हदफ तो जो है वो पहला हदफ तो ये अचीव कर चुके हैं जो आपकी हुकूमत का खात्मा चाहते थे। लेकिन अब इनका एजेंडा क्या होगा वो आहिस्ता आहिस्ता करके खुलता रहेगा। इलेक्शन की स्ट्रैटेजी के हवाले से असद उमर साहब बताइए कि 2013 में जब जो इलेक्शंस होने थे तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी कारकुनों को टिकट दिया जाएगा, जो कि दिया गया। रिजल्ट्स में जाहिर है वो मुतमईन नहीं थे, तो 2018 में स्ट्रैटेजी चेंज कर दी गई, इलेक्टेबल्स को तरजीह दी गई, बड़ी तरजीह दी गई और कहा गया कि भी कामयाबी जो है वो मुमकिन नहीं है इलेक्टेबल्स के बगैर। अब जब इलेक्टेबल्स की जानिब से धोखा दिया गया है, तो अब जब इलेक्शन होंगे तो क्या स्ट्रैटेजी होगी? अब इनको तो नहीं तरजीह दी जाएगी और फिर कारकुनों को, और फिर अगेन पार्टी को दोबारा से एक करना, जो पुराने, जो नाराज भी, जो आपके जो पुराने लॉयलिस्ट थे, उनको लाने की तरफ सोचा जाएगा? जी, ये तो अमूमी तौर पे आपको पता है पार्टी के अंदर एक से ज्यादा राय होती है, और मुझे उन लोगों में शुमार किया जाता है जो नजरिए की बुनियाद पे चाहते हैं सियासत भी हो, और नजरियाती कारकुन जो हैं वही आगे भी आए। इस्लामाबाद के अंदर आप अगर आप देखें, जहां पे मैंने सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ के लिए काम किया है सियासी तौर पर, सारे ग्रास रूट्स वर्कर हैं इस वक्त। जितने भी हमारे एमएनएज हैं, जितने भी हमारे सेनेटर यहाँ से बने, वो तमाम के तमाम पार्टी के ग्रास रूट्स वर्कर हैं, और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के जरिए वो इलेक्ट होके आए थे, उन्होंने इब्तदा की थी। तो मजमूई तौर पे तो बिल्कुल यही होना चाहिए कि पार्टी के जो लोग हैं, लेकिन मैं साथ साथ ये कहूंगा कि ये जरूर इस बात का आप गौर करें इसके ऊपर कि एक बड़ी तादाद के अंदर वो लोग जिनको हम इलेक्टेबल कहते हैं, यानी ऐसे लोग जो असेंबलियों के अंदर बार बार मुंतखब होके आए हैं, वो इस मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने वफादारी नहीं तब्दील की, दुनिया भर की टेम्पटेशन, दबाव के बावजूद वो इमरान खान के साथ खड़े रहे। तो हमने आखिर में जो फैसला करना है वो लोगों के किरदार की बुनियाद पे करना है, और सिर्फ इस वजह से कि कोई शख्स जो है वो 4 दफा या 5 दफा या 6 दफा इलेक्शन जीता हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं कि जरूरी है कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं है या वो किसी नजरिए के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता।
तो ये लोग जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, एक नजरिए के ऊपर खड़े हुए हैं, एक मुश्किल वक्त में खड़े हुए हैं, जाहिर है जैसे लोगों को बिल्कुल हम आगे भी टिकट देंगे। और ऐसे और भी लोग अगर हमें मिलते हैं जो इलेक्टेबल भी हैं लेकिन किसी नजरिए में, किसी उसूल में यकीन रखते हैं, उनको जरूर लेना चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि सिर्फ नंबर पूरे करने के लिए, हुकूमत करने के लिए जो भी हत्थे चढ़ता है उसको नहीं देना चाहिए। राइट, बट बिलफर्ज के इलेक्शन से कबल जो मुनहरिफ अराकीन थे, अगर उनका माइंड तब्दील होता है, शर्मिंदा होते हैं, एम्बेरस्ड होते हैं अपने किए पर और माफ़ी मांगते हैं और वापस से आने के लिए रुजू करते हैं, तो क्या उनको दोबारा एक्सेप्ट किया जाएगा पार्टी की जानिब से? हमारी तो इस वक्त जी जो इस्तदा है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है। हमारे ख्याल में तो इन लोगों को तमाम जिंदगी के लिए सियासत से बाहर कर देना चाहिए और कभी भी इनको दोबारा इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। राइट सर। जो 63 है आइन का, उसमें एक से ज्यादा बुनियाद के ऊपर आपकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन होती है। बिल्कुल। और इनफरादी जुर्म करने के ऊपर लोगों को लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। और ऐसे लोग जिन्होंने पूरे नाम को गिरा दिया, वो सिर्फ अगले इलेक्शन में वापस आके खड़े हो जाए, तो बिल्कुल गैर मुंतकी बात। बिल्कुल, बट 63A के हवाले से ये जो रेफरेंस है, क्या उम्मीद करें, फैसले की उम्मीद बल्कि कब तक करें, क्योंकि 2 हफ्ते की तो अदालत जो है वो छुट्टी पे चली गई है। इमरान खान साहब कहते हैं उनके दिल में जिंदगी भर ये बात रहेगी कि रात 12 बजे जो है अदालतें खोल ली जाती हैं, तो उम्मीद क्या कर रहे हैं फैसले की? मैं तो पहली बात तो ये है कि जी जिस तरह आपने कहा ना कि रात 12 बजे भी अदालतें, मैंने भी पहले कहा था, तो उम्मीद है कि ये जो लोटों का केस है, जो कौमी असम्बली के भी और सूबाई असम्बली पंजाब के भी, वो केस जो है उसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर अदालत फैसला करेगी। चलें रात को 12 बजे ना खोलें, दिन के वक्त ही कर दें, लेकिन उम्मीद है कि वो फैसला जल्द करेंगे। राइट। जी 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 जी। सॉरी, मैंने मुकम्मल कर लिया। अच्छा साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से मुतालबा किया जा रहा है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। गुज़िश्ता रोज़ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने यही कहा, लेकिन ये तो आप लोग ने ही अपॉइंट किया था। और फिर जब इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बातचीत की तो उन्होंने उस पर कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये नाम जो है वो भेजा गया था। हकीकत क्या है, आप लोग ने खुद अपॉइंट किया था या वाकई इस्टेब्लिशमेंट ने नाम भेजा था? नहीं, वो जाहिर है कि नाम तो जिसने किसी ने भी भेजा हो, आखिर में अपॉइंट तो हम नहीं किया था। लेकिन देखें, इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि जो इदारे हैं वो कौमी इदारे हों, वो किसी सियासतदान के या सियासी पार्टी की मलकियत ना हो। आपको तो पता है यहाँ पे तो पूरे पूरे इन्होंने निज़ाम को तबाह किया, इदारे भर दिए उन लोगों के साथ जो अब उनके लिए जाती तौर पे वफादारियां लगते थे। तो इमरान खान तो वो एक कौमी सोच के साथ फैसले करते थे, उसी सोच के साथ उन्होंने, उनको पास नाम आया, उन्होंने एक नाम की बुनियाद के ऊपर वो फैसला कर दिया कि जी इनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नाम भेजा गया था, ये पता नहीं एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था, ये किसने भेजा था, लेकिन उन्होंने फैसला किया। उसके बाद ये जो आने के बाद उनका कॉन्डक्ट था, ये पहली दफा नहीं है। और इतनी ज्यादा जब कंट्रोवर्सी हो जाए, मुझे तो, मैं खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बोलूंगा कि जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी और आपके दरमियान इतनी बड़ी खलीज खड़ी हो जाए, तो आप कैसे एक इलेक्शन करा सकते हैं कि जिसको साफ और शफाफ माना जाएगा? तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि वो कंटिन्यू कर क्यों रहे हैं, जब इतने ज्यादा वो बायस का केस सामने आ जाए और इतनी ज्यादा शदीद खलीज पैदा हो जाए, और वो भी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के साथ हो, तो पता नहीं वो अपने होते पे अब तक कायम क्यों है। राइट, बट ऐसा साहब, क्यों ऐसा तासुर क्रिएट हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो बीसीपी का मुमकिना फैसला है उसको अवॉइड करना चाह रही है, वेट करना चाह रही है, भागना चाह रही है, उससे एक तासुर इस किस्म का सरफेस कर रहा है? कोई ऐसा तासुर नहीं है। जो तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है वो बड़ी सादा है। हमने तो वेलकम किया था, बहुत अच्छी बात है, स्क्रूटनी कमेटी बनाएं, पब्लिक फाइनेंसेस देखें। और हम बार बार ये दावा करते हैं, दावा कर रहे हैं कि अगर कोई भी साफ शफाफ इंक्वायरी हो और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के फंड्स जो हैं उनको देखा जाए, तो आपको नजर आएगा कि वाहिद पार्टी जिसमें कोई शफाफियत है, जिसके अंदर जेन्युइन पॉलिटिकल फंड रेजिंग होती है, रिकॉर्ड्स की बुनियाद के ऊपर होती है, वो तहरीक इंसाफ है। इतने बड़े बड़े जो हैं हमने कागजात के ढेर लगा दिए उनको, जो ये हैं दस्तावेजात के। तो लेकिन ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ क्यों हो रहा है? ये पीपल्स पार्टी का केस क्यों नहीं चल रहा? 2018 का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि फेयरली, जस्टली एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सारी पॉलिटिकल पार्टीज की आपने स्क्रूटनी करनी है। 2022 आ गया, 4 साल गुजर गए, किधर है वो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की? हम बिल्कुल मुतालबा करेंगे, और अगर सिर्फ तहरीक इंसाफ को देखेंगे तो इसका मतलब बिल्कुल वाजे है कि उनका बायस, उनका जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक उनके अंदर जो
सोच है वो वाजे तौर पे हमें नजर आ रही है। राइट सर, लास्ट के दो सवाल मेरे, और वो ये कि एक तो ड्राइंग रूम डिस्कशंस में ये गॉसिप अब हो रही है कि नून लीग की कोशिश जो है वो यही होगी कि अपने एक साला दौर में अपने केसेस को जो है वो बंद करवाएं, बल्कि इमरान खान साहब समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप वगैरह पे केसेस भी डालें और उनको जेलों में भी भेजें। तो आपकी लीडरशिप जो है वो तैयार है जेलों में जाने के लिए? देखिए वो जेल में बेशक भेजना चाहते हैं, जरूर भेजें भेजें जेल में भेजना, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर कोई समझता है कि पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत चल सकती है इमरान खान को बाहर निकाल कर, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की जमहूरियत मुकम्मल नहीं है, और जो भी फैसले करें ये सोच लें कि उसके बाद जमहूरियत नहीं चलेगी। बाकी क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इमरान खान को सियासत से निकालने की कोशिश की गई, इस मुल्क में जमहूरियत नहीं बचेगी। राइट एसर साहब, कुछ इकोनॉमी के भी हवाले से आज एहसन इकबाल साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जी हमारे जो 3-4 उन्होंने सतून जो है वो गिनवाए खारजी सतह पे, और उन्होंने कहा कि भाई यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, सऊदी अरेबिया, ये खलीजी ममालिक हैं और चाइना है स्पेशली, इनके साथ जो है हमें रिलेशंस जो है अपनी कायम रखनी है, हमें उनकी मार्केट्स तक जो है वो रसाई हासिल रखने के लिए। और इल्ज़ामात अगेन आपकी जमात पे लगाए, आपकी जमात के चेयरमैन पे लगाए कि इमरान खान साहब ने हुकूमत की ने जो है वो सीपैक के मंसूबे को भी जो है तार तार कर दिया और कोई कसर नहीं छोड़ी। पौने 4 साल में जो है वो $1 का वो कहते हैं कि नया कोई सीपैक में मंसूबा नहीं लगाया, ऑल्दो के कहते हैं वो हमारे टाइम में $29 बिलियन तक के मंसूबे लग चुके थे। साथ साथ वो कहते हैं आपने चीन को नाराज किया, अमेरिका के पीछे वो अब साजिश को लेकर पड़ गए हैं, हमारे खलीजी ममालिक से जो है वो रिलेशंस को ख़राब कर दिया। EU को भी जो है, जब आपको पता है GSP+ जो है उनकी तरफ से हमें मिला हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि आपने तो कुछ कसर नहीं छोड़ी पीछे। पहली बात तो सीपैक के ऊपर कोई 25 दफा हम पहले बोल चुके हैं, लेकिन उनको बहुत शौक है दोहराने का। जितनी सड़कें बनी इस राहदारी के लिए चाइना के साथ, जो हमारी राहदारी है हमारे वक्त में, तहरीक इंसाफ के वक्त में, वो मुस्लिम लीग नून के वक्त से ज्यादा है। हमारे हजारों मेगावाट के पावर जनरेशन प्लांट उनके वक्त में भी कंप्लीट हुए, हमारे वक्त में भी कंप्लीट हुए। पावर की, बिजली की तरसील का उन्होंने एक मंसूबा नहीं लगाया, बिजली की तरसील का हजारों मेगावाट का मंसूबा हमने लगाया। इनके वक्त में एक भी सनती जोन सीपैक के तहत नहीं बना। हमारे पास 3 ऑपरेशनल सनती जोन है इस वक्त, जहां पे सरमायाकारी हो रही है और चाइनीज कंपनी सनतें लगा रही हैं। हमने वसत दी सीपैक को, ज़राअत शामिल किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शामिल हुई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल हुई, 3 नए जॉइंट वर्किंग ग्रुप बने। सो वसत भी हुई, मंसूबे भी मुकम्मल हुए। ये तो सीपैक है। दूसरी ये इन्होंने बात की कि अमेरिका के साथ रिलेशनशिप और EU, और बड़ी अच्छी बात है। उस रिलेशनशिप का इन्होंने इतना जबरदस्त इस्तेमाल किया कि जब इनकी हुकूमत आई तो $25 अरब हमारे पास एक्सपोर्ट थी, और 5 साल के बाद जब इनकी हुकूमत गई तो हमारी $25 अरब एक्सपोर्ट थी। 5 साल के अंदर एक धेले की एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा नहीं हुआ। ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी थी? क्या हमें ट्रेड एडवांटेज मिल रहा था इन पॉलिसी से? इमरान खान के वक्त में क्या हुआ? $25 अरब की एक्सपोर्ट थी जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत आई। इस साल इंशाल्लाह ताला $30 अरब क्रॉस होने जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा मार्च का महीना था कि $3 अरब से ज्यादा की एक्सपोर्ट एक महीने के अंदर हुई। IT की एक्सपोर्ट जो $1.2 बिलियन के ऊपर फंसी हुई थी, वहां से बढ़ के वो $2 बिलियन से ऊपर गई, और इस साल इंशाल्लाह ताला तकरीबन $3 बिलियन पे जा रही है। तो ये फॉरेन पॉलिसी का फायदा तो इधर से नजर आता है ना जनाब। फॉरेन पॉलिसी का फायदा ये नहीं है कि मैंने जो चोरी का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर छुपाया हुआ है, वो पैसा ना कोई और हुकूमत जो है वो उसके ऊपर कब्जा कर ले तो मेरी जायदादें बची रहे। ये फॉरेन पॉलिसी नहीं होती, कौम को कोई फायदा होना चाहिए। अच्छा साहब, लास्ट कमेंट, वो कहते हैं कि जी 20,000 अरब जो है रुपए का कर्जा लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आने वाली नस्लों को गिरवी रखा दिया। वो कहते हैं 71 ईयर्स में 25,000 बिलियन जो है वो कर्जा लिया गया था, लेकिन इन्होंने तो पौने 4 साल में इतना कर्जा ले लिया कि आने वाली नस्लें जो हैं वो गिरवी रख दी गई हैं और खजाना खाली करके गए थे बकौल इनके। अच्छा, जिस वक्त ये खजाना छोड़ के गए थे, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो थे, और जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो 2 गुना से ज़्यादा बढ़ चुके थे, जो नेट रिजर्व्स हैं हमारे, जिसमें फॉरवर्ड स्वैप्स वाला के एडजस्ट अगर मैं कर लूँ तो खजाना तो खाली क्या, हम 2 गुना ज़्यादा इनके पास छोड़ के गए हैं। लेकिन वो उनकी भी और मिफ्ता इस्माइल की बातों से मुझे इतनी शदीद घबराहट की सूरत हाल नजर आती है कि उनके हाथ पांव फूल गए, इस वक्त संभालेंगे कैसे। तो ये आपके बस की बात नहीं है। आप ना अपने ऊपर इतनी नन्ही सी जान पे इतना बोझ ना डालें।
ये 12 रुकनी गैर फितरी इंपोर्टेड हुकूमत जो है ना, इसने चलना है नहीं। इलेक्शन करवाएं, अवाम की मैंडेट से एक हुकूमत तो आने दें, वही मईशत भी चला सकती है और मुल्क भी वही चला सकेगी। राइट, थैंक यू सो मच असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, एक ब्रेक पे चलेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो सोशल मीडिया को फोकस करने के लिए इमरान खान साहब ने हिदायत कर दी और जो सोशल मीडिया पे स्पेशली ट्विटर पे जो ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, जो हैशटैग ट्रेंड्स जो हैं किस तरह से जनरेट होते हैं, जो बॉट्स का जिक्र किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, तो किस तरह से मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे। और जो डिविजन्स का एक तासुर है कि जी डिविजन्स क्रिएट की जा रही हैं, इदारों में तसादुम की एक सूरत हाल बनती नज़र आ रही है या इदारों के सरबराहान को टारगेट किया जा रहा है, तो इस पूरे सिचुएशन को काउंटर कैसे करेंगे? क्या ये सही एक रुझान है और एक सही सिमत की तरफ ये कौम आगे बढ़ रही है थ्रू सोशल मीडिया? ब्रेक के बाद बात करेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जिस तरह से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि जी अब तमाम तर फोकस जो है वो सोशल मीडिया पे होगा, सोशल मीडिया फोरम्स पे होगा। ट्विटर पे ऑलरेडी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नज़र आती है। ट्रेंड्स जो हैं वो एक इनका एक जो हैशटैग ट्रेंड है इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का, उसके हवाले से इसी हफ्ते की आगाज़ में जो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक हैशटैग ट्रेंड, इसी हैशटैग ट्रेंड से मुतालिक उसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि उन्होंने कहा कि एक जाली ट्रेंड जो है, इसका फ्रॉड जो है वो उन्होंने सामने रखा। वो कहती हैं कि जी जो कंट्रीब्यूटिंग ट्विटर अकाउंट्स हैं वो उसमें 924 के करीब हैं, एक्टिव ट्विटर अकाउंट जो है 709 उनकी तादाद है, कन्फर्म्ड ह्यूमंस जो हैं वो कहती हैं कि यानी कि जिनकी तस्दीक हो गई है कि ये इंसान ही चला रहे हैं वो 177 के करीब है। बॉट्स और बॉट लाइक, अब बॉट्स होता क्या है, बॉट क्या होता है, वो भी आज हम जानेंगे अपने इस सेगमेंट में। 532 के करीब और ओरिजिनल ट्वीट ओरिजिनेटर्स जो लोग खुद ही ट्वीट्स जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं, वो 33 उसकी तादाद बताइए। आज इस हवाले से ज़रा मैं चाह रही थी कि सोशल मीडिया पे इम्पैक्ट किस तरह से ये ट्रेंड्स क्रिएट कर सकते हैं, और स्पेशली इस वक्त ऐसे वक्त में जब इदारों के सरबराहान को टारगेट किया जा रहा है, तो ये सोशल मीडिया भी एक अनकंट्रोल्ड मीडियम है। ऑल्दो कि गवर्नमेंट इस वक्त कह रही है कि जी क्रैकडाउन किया जाएगा, इनके खिलाफ जाएंगे, सारे सबूत जो है वो मौजूद हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा। सो कैसे इस पूरे सिनेरियो में मामला चल रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं अली अब्बास जैदी साहब, सोशल डेवलपमेंट प्रोफेशनल हैं, और साथ साथ डॉक्टर अरसलान खालिद भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेगमेंट में, जो कि फॉर्मर फोकल पर्सन रहे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ऑन सोशल मीडिया, बड़े एक्टिवली सोशल मीडिया हेड करते हुए नज़र आते रहे। और अभी भी जब इमरान खान साहब ने जो एक रिकॉर्ड कायम किया था, जो ट्विटर स्पेस कंडक्ट हुई थी, जिसमें कहा जाता है कि एट द सेम टाइम इंस्टाग्राम, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब लोगों ने ज्वाइन करा तो 10 लाख से ज़ायद जो है वो तादाद बताई जाती है, और 165,000 के करीब वो लोग थे जिन्होंने ट्विटर स्पेस जो है उस वक्त ज्वाइन की जब इमरान खान साहब खिताब कर रहे थे ट्विटर स्पेस से। सो ये भी एक रिकॉर्ड कायम हुआ। सो अरसलान खालिद साहब उस चीज़ को होस्ट कर रहे थे, उनसे भी बात करेंगे, और हमें राना आतिफ साहब भी, आई एम होपिंग कि वो हमें ज्वाइन कर लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम्स को और सोशल मीडिया सेल को जो है वो भी हेड करते हैं। सो इस वक्त मैं अली अब्बास एक न्यूट्रल एक ओपिनियन के लिए मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी इस गुफ्तगू का, कि ये जो हैशटैग ट्रेंड्स जो हैं ये कैसे जनरेट किए जाते हैं, और ये बॉट का जिक्र होता है, ये बॉट्स हैं क्या आखिर? और ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी कह रही हैं असली अकाउंट से तो होता ही नहीं है, तो ये फेक अकाउंट्स हैं जो कि ये हैशटैग, तो फेक अकाउंट से हैशटैग ट्रेंड बनाया जा सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच अलीना। सबसे पहले तो आपने बड़ा डेंजरस लफ्ज यूज किया न्यूट्रल, तो मैं हरगिज न्यूट्रल नहीं हूँ इस सेंस में। एपॉलिटिकल, शुड आई करेक्ट इट एंड शुड आई रीफ्रेज इट? नहीं जी नहीं। तो सबसे पहले तो देखें, इसको हमें पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। पाकिस्तान में लगभग 3 मिलियन के करीब ट्विटर यूजर्स हैं, जो कि लेस देन 2% हमारी पॉपुलेशन बनती है। ट्विटर यूजर्स अमूमी तौर पे अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं और वो अर्बन मिडिल क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें मालूम है कि पीटीआई की स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है अर्बन मिडिल क्लासेस में, जो बच्चे इंग्लिश बोलते हैं और जो यूथ है और जो कि 40s 50s में लोग अर्बन सेंटर्स में रहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिवाइड है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, स्पेशली जब से पीटीआई की हुकूमत गई है। ये नजर आती है हमें व्हाट्सएप पे, ये नजर आती है स्ट्रीट पे, ये नजर आती है जलसों में,
और वही रिफ्लेक्ट करती है फिर ऑनलाइन ट्विटर के ऊपर। अब मैं ट्विटर बॉट्स पे आता हूँ। ट्विटर बॉट्स सादा जुबान में एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम होता है कि आप अपना ट्विटर अकाउंट या कोई और ट्विटर अकाउंट बना के उस प्रोग्राम को दे दें तो वो स्क्रिप्ट रन करता है या एपीआई के थ्रू वो आपकी एंगेजमेंट को एम्पलीफाई करेगा, रीट्वीट्स करेगा। कुछ एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बॉट्स होते हैं जो कि अपना कंटेंट भी जनरेट कर सकते हैं। बॉट्स को यूज करना सोशो पॉलिटिकल कैंपेन्स में एक अमूमी बात है, एक नॉर्म है, सभी यूज करते हैं। ये अमेरिका में भी यूज हुई, ये यूके में भी यूज हुई, ये पाकिस्तान में भी तमाम जमातें और हमारे जो रियासती इदारे हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इससे तो मैं बिल्कुल वो नहीं कह रहा। बट हैविंग सेड दैट, मैंने अनप्रेसिडेंटेड सोशल मीडिया एक्टिविटी देखी है पीटीआई की तरफ से या पीटीआई के सपोर्टर्स की तरफ से जब से हुकूमत गई है, और उसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रीच और इम्प्रेशंस इन लोगों ने जनरेट की है सोशल मीडिया पे, जो कि ऑर्गेनिक है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। आप ये एग्जांपल ले लें कि इमरान खान साहब ने जो ट्विटर स्पेस की वो दुनिया में नंबर 1 पे आई। राइट, सो यू से कि ऑर्गेनिक थी, यानी कि नेचुरल थी, लोगों ने इसको सपोर्ट किया है, ये इसमें कोई आर्टिफिशियल कोई फेक एलिमेंट नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं जी, सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि बॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल किया गया होगा पीटीआई की कैंपेन में, बट एट लार्ज इसमें जो सेंटिमेंट है और इसको जब हम ट्रायंगुलेट करके देखते हैं तो इसमें आप मेरे अंदाजे के मुताबिक 70 to 80% ये जेन्युइन है, रियल है, ऑथेंटिक है, ऑर्गेनिक है। ठीक है। अरसलान साहब, मुझे बताएं कि ये जो हैशटैग आप लोग इस वक्त बड़ा प्रमोट कर रहे हैं और हर रोज़ तकरीबन इसमें मिलियंस की ट्वीट्स जो हैं उससे जनरेट हो रही हैं, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ये जो हैशटैग है, एक तो मरियम औरंगजेब साहिबा ने कुछ डेटा शेयर किया है, उस हवाले से अपना कमेंट कर दें कि जी उसमें वो कहती हैं कि जी कंफर्म्ड ह्यूमन सिर्फ 177 है, बाकी सारा बॉट्स को वो क्रेडिट दे रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि क्या ये ट्रेंड जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है आपके ख्याल में? अच्छा देखें अलीना, मरियम औरंगजेब को थोड़ा सा मेरा ख्याल में इसलिए ख्याल करना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ पीएमएलएन की स्पोक्स पर्सन नहीं है, वो फेडरल मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो उनको जो भी बात करनी चाहिए वो इस लिहाज से करनी चाहिए कि वो पाकिस्तान की एक मिनिस्टर हैं और रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उनको क्रेडिबल बात करनी चाहिए, वरना इस तरह गवर्नमेंट की अपनी क्रेडिबिलिटी जो पहली बड़ी कम है और भी बिल्कुल ही खत्म हो रही है। देखिए उन्होंने, ये मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा, उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर खुद शेयर किया कि जिस हैशटैग की वो रिपोर्ट उन्होंने शेयर की, वो हैशटैग खुद एक फेक हैशटैग पीएमएलएन के अपने लोगों की तरफ से किया गया था टू काउंटर द ऑर्गेनिक हैशटैग, जो एक ऑर्गेनिक हैशटैग पिछले 8-9 दिन से ट्रेंड कर रहा था, जिसके अंदर इन्होंने जो हैशटैग किया उसके अंदर 1-2 वर्ड्स की चेंजिंग थी और उसके बाद उसको हैशटैग को बॉट्स के जरिए इन्होंने किया और उसी पे रिपोर्ट दे दी। तो मेरा ख्याल में ये तो वैसे ही एक बिल्कुल यूजलेस एक्सरसाइज है इस तरह से एक ऑर्गेनिक एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए, क्योंकि आप जहाँ कह रही हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, फर्क तो ये पड़ रहा है कि इस वक्त जो पीटीआई तो एक ऑर्गेनिक एक्टिविटी जो कर रही है, पीएमएलएन भी अपनी हुकूमत को जो है वो इम्पोर्टेड कहने पे लगी हुई है। सिर्फ ये कि उनका हैशटैग नीचे आ जाए पीटीआई का, ये खुद से हैशटैग कर रहे हैं जिसमें इम्पोर्टेड का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर पैनल पे रे हो इम्पोर्टेड में या रे हो, लाहौर में तो वैसे ही रे के साथ लोग बोल देते हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये इनका क्या बिल्कुल ही बयानिया खत्म हो गया है कि इस वक्त तमाम तर जो एफर्ट हो रही है वो ये हो रही है कि अच्छा इन्होंने ये हैशटैग लॉन्च कर दिया तो हम इसको नीचे ले आए। मतलब ये क्या एक दफा हैशटैग नीचे ले आएंगे तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? अच्छा, एक हैशटैग खत्म होता है, अगला हैशटैग आ जाता है, कल एक हैशटैग हुआ उस पे मिलियन प्लस आ गया। एक फेक एक पैरेलल जो है वो क्रिएट किया आपके हैशटैग को काउंटर करने के लिए। ये हैशटैग जो आप लोग का है ये ओरिजिनेट कहाँ से किया? ये आप लोग की पार्टी की तरफ से ही हुआ है, सोशल मीडिया सेल की तरफ से? देखिए मैं आपको बताऊं, एक सिंपल सा सोशल मीडिया के ऊपर ना एक सिंपल सा रूल है, जब आपका नैरेटिव तगड़ा हो उस टाइम पे और ऑर्गेनिक एक्टिविटी ज्यादा हो, आपको नहीं हराया जा सकता। आप अगर पीटीआई की आप बात कर लें कि ये जो एक सेल का प्रोपेगेंडा है ना कि कोई बहुत बड़ा सेल है या इस तरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात सिंपल सी ये है कि एक काम करें, ये जो हैशटैग्स हो रहे हैं ना इनको एनालाइज कर लें किसी भी टूल के साथ। अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ people have contributed in this hashtag। जैसे अली ने बात की, ये बिल्कुल सही है, और सिर्फ इसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान में तो 30 लाख है ना, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और मेजॉरिटी के ट्विटर अकाउंट्स हैं।
तो ये भी एक चीज हमें देखना पड़ेगा कि उनमें से कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और ठीक कितना है, देखा। तो ये अनप्रेसिडेंटेड एक नंबर overall ने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूट किया। activity है। बट डॉक्टर अरसलान, मुझे एक चीज़ और ये बता दें कि हर पार्टी पे तनकीद की जाती है, लेकिन ऐसा क्यों महसूस होता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद होती है तो फिर वो तनकीद का जो डायरेक्शन है ना वो चला जाता है इदारों की तरफ भी। अभी भी इस वक्त जो हैशटैग ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं उसमें इदारों के सरबराहान को टारगेट किया जा रहा है, क्या इससे भी कुछ जिस जमातों के हैं, हमारे पास ईसीपी ने आज तक कोई पॉलिसी नहीं दी कि भाई बॉट्स की या एम्प्लीफिकेशन की जो कि फेक हो या आर्टिफिशियल हो, क्या पॉलिसी है। यू नो, आई थिंक टाइम बड़ा अच्छा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके एक काइंड ऑफ चार्टर साइन करें डिजिटल Absolutely. मैसेजिंग के ऊपर। क्योंकि अलीना सॉरी, क्योंकि हमने ये देखा कि 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यूएस में रशिया ने बहुत इन्फ्लुएंस किया, और ये साबित हो चुका है, इसमें कोई मतलब ये नॉट अ कॉन्स्पिरेसी। तो ये बहुत हार्मफुल हो सकता है, माशरे में बिल्कुल, और बड़ा डिवाइड पैदा हो ज़रूरी, सकता आपने है। बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि बड़ा ज़रूरी कि एक पॉलिसी और सारे इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इसके हवाले से जो है वो एक हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि किस तरफ ये आगे मामलात को लेके जाएंगे ये एक बड़ा डेंजरस एक ट्रेंड बन सकता है कि जी यहाँ पर इदारों को मिलाइन करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें नेचुरली कि कोई पार्टीज़ का इसमें लेना देना नहीं भी हो सकता है, लेकिन इससे लोग बड़ा, और जो एक वो थर्ड पार्टी होती है वो बड़ा फ़ायदा उठाती है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अली अब्बास जैदी साहब, डॉक्टर अरसलान साहब, और हमने राना आतिफ साहब को भी दावत दी थी लेकिन उन्होंने हमें वक्त नहीं दिया। सो आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।